Good morning, good afternoon, good evening. Dear students, +2 standard, subject history, बुक नेम आपका है भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग नंबर 1, अध्याय नंबर 3, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, यानी कि आज से हजारों वर्ष पहले, जैसे आज हम समाज में रह रहे हैं, आज अपने गांव में देखें विभिन्न प्रकार के लोग, परिवार, विभिन्न जातियों के लोग, तो उस ज़माने में किस प्रकार का बंधुत्व था, जाति था, वर्ग था। क्या कहता है इतिहासकार, क्योंकि यह हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है, वरना महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई हम कहाँ से पढ़ते यदि इतिहास में ये नाम ना होते। साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते थे। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड को तय करते हैं, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते हैं, जैसे आपके वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, ये सारे अभिलेख भी है। ये ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया, किनके द्वारा रचना हुई, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी। इन ग्रंथों की रचना किस भाषा का प्रयोग हुआ, इनका प्रचार प्रसार कैसे हुआ। शुरुआत में लिपि समझ नहीं आती थी, बाद में संस्कृत आई, उसके बाद में हिंदी ट्रांसलेट हुआ, उसके बाद में इंग्लिश, आज हजारों भाषाओं के अंदर है। कहता है कि उपमहाद्वीप में सबसे समुद्र ग्रंथों में एक महाभारत का ग्रंथ का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है। विभिन्न सामाजिक श्रेणियों, परिस्थितियों का लेखाजोखा इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। 1000 वर्ष लगे, 500 ईस्वी पूर्व। इसमें निहित कुछ कथाएं जो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच युद्ध। आप जानते हैं कि महाभारत का बच्चे बच्चे को पता है कि कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, पांडवों को वनवास दिया गया, ये भी आप सब जानते हैं। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण उनकी तुलना अंकित करती है। क्या कहती है? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण 1919 के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुखथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा, 2-3 बार महाभारत दिखा दी और बहुत से पहले भी देख चुके होंगे। कहता है इसका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे, पूरा जो महाभारत था। इस प्रकार से देखा जाए तो ये उन गूढ़ प्रक्रियाओं के घोतक है जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं, लचीली स्थानीय विचार, आचरण, समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिखे गए 19वीं 20वीं सदी इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों पर अनुशीलन करते हुए इन ग्रंथों को स्थायी तौर पर समझा। इन ग्रंथों में जो भी लिखा गया वास्तव में उसी तरह के व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वान पाली, पार्क, तमिल ग्रंथों के माध्यम परंपराओं का अध्ययन किया। कहने का मतलब लोग किस प्रकार रहते थे, कैसा था, क्या चीज़ थी। बंधुता एवं विवाह। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। पारिवारिक जनों की गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलाप में भिन्नता होती है। कई बार एक ही प्रकार के लोग भोजन, अन्य संस्थाओं आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं, काम करते हैं। यानी कि परिवार की विभिन्न प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं, खून का रिश्ता, जैसे हमारे आजकल परिवार में मौसा है, फूफा जी है, ये परिवार के हम अंग मान लेते हैं। और कोई भी अच्छा कार्य होता है या ऐसी चीज़ें होती है तो परिवार के सुख और दुख में ये लोग शामिल होते हैं, ये परिवार का है। कहते हैं आरंभिक समाज के समय इतिहासकारों के विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का विश्लेषण करते हैं, जानते हैं कैसे थे। पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श। अभी भी पितृ वंश समाज है, पिता के नाम पर चलता है। कहता है कि दोनों ही दल एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी ये बातों को 2 दल कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का चित्रण करती है। आपने महाभारत देखा बेटे, पांडव छोटे थे, उन्होंने मामा शकुनी के कारण किसी तरह उनको जाल में उलझाया गया, वनवास दिया गया और वनवास देने के बाद में भी उन्हें उनका साम्राज्य स्थापित नहीं होने दिया, उसके कारण ये युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। पितृवंशिकता महाकाव्य की रचना पहले भी मौजूद थी। महाभारत के मुख्य कथा वचन आदर्श को सुदृढ़ किया।
पितृवशिष्ठता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद अन्य संसाधनों को राजाओं के संदर्भ से शासन भी अधिकार जमा सकते हैं। आज भी देखो, आज भी आप परिवार में देखेंगे कि बॉयज़ एंड गर्ल्स यानी कि परिवार के अंदर बहन भाई है तो बहन की शादी होने के बाद पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं रहता और पिता का जो वंश चलाने के लिए बेटा ही आगे आता। तो इसी प्रकार बहुत से शासकों को आप देखोगे कि राजा, उसके बाद उसका बेटा, मुगलों का शासन बाबर, औरंगजेब, अकबर, शेरशाह सूरी, बहादुर शाह जफर तक जो चलता रहा। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रही। यही समाज का ताना बाना था। उत्तम पुत्रों का प्रजनन, यहाँ ऋग्वेद में एक मंत्र का कहता है कि जो ग्रंथ संहिता लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग करते हैं। सौजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई? महाभारत की बात करते हैं कि कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे, पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे तो उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की आकस्मिक मृत्यु के बाद, पांडु की जब मृत्यु हुई तो अचानक बड़े जो थे उनमें धृतराष्ट्र थे, नेत्रहीन थे, अंधे थे, उनको राजा बना दिया गया। और ये बाकी दुर्योधन, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, ये सारे छोटे थे। और जब ये बड़े बालिग हुए तो जब उन्होंने अपना अधिकार मांगा या अपने राज्य का मांगा, और आप अंतिम प्रयास में तो ये मान सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने केवल 5 गांव मांगे थे जो पांडवों ने देने से मना कर दिया, तभी ये लड़ाई हुई। विवाह के नियम, जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ एक व्यवस्था थी। पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता है। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था, जो आज भी देखते हैं। लगभग ठीक है कि लड़की की शादी कर देते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि लड़की दूसरे की घर की हमारे पास एक धरोहर है। तो आज भी ये समाज में व्यवस्था चल रही है जो उस समाज में व्यवस्था थी। विवाह के 8 प्रकार, ये दान दहेज इस प्रकार के बताए गए जो आज भी हमारे विवाह के रीति रिवाज है, उसी प्रकार के ये है। स्त्री का गोत्र एक ब्राह्मणीय पत्नी लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद प्रचलन में आई। वह लोगों खासकर ब्राह्मणों गोत्रों को वर्गीकृत करने की थी। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। आज भी जिस लड़की की शादी हो जाती है, आज जिस आप परिवार में हो, उस परिवार का गोत्र शादी के बाद आपका टूट जाता है और अगले परिवार का गोत्र आपके साथ जुड़ जाता है। ये आज भी रीति रिवाज है जो उस जमाने में थे। ये जिस प्रकार आज आप बेटे से बाप से बेटा, बेटे से बेटा, इस प्रकार चलता रहा, जो आज लोकतंत्र में संभव नहीं है। आज तो वोटों की राजनीति है। लोकतंत्र में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। माता की सलाह, परिवार के अंदर माता या पिता की सलाह आज भी मायने रखती है। कहता महाभारत उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध असंभव हो गया तो गंधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को युद्ध न करने की विनती की। गंधारी ने कहा था कि युद्ध का कोई फायदा नहीं है, युद्ध में कोई विजयी नहीं होता, युद्ध में केवल विनाश है। तो दुर्योधन जो अपने अहंकार के कारण इस बात को नहीं मानी। और आप जानते कि माता गंधारी ने पांडवों को जरूर विजय होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन युधिष्ठिर को यानी दुर्योधन को कभी भी ऐसा विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। तो आज भी और अच्छे बुरे के बारे में माता या पिता जरूर सलाह देते हैं ऐसा करने के लिए। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? 7 महान राजाओं को उनको मातृनाम, माता के नाम से चिन्हित किया गया। ये 7 वाग राजा थे। कहता है यह महाभारत के दृश्यों सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से एक है। यह मिट्टी की मूर्ति है। उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है, महाभारत काल की। सामाजिक विषमताएं, जाति शब्द से परिचित होंगे जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक ही आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था जिसमें स्वयं को पहला राज्य दर्जा प्राप्त एक देवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे नीचे स्तर पर रखा जाता था। इस व्यवस्था में दर्जा समता जन्म के अनुसार निर्धारित। आज भी जिस जाति में जन्म लेता है वो जाति लग जाती है। और भारत का दुर्भाग्य रहा कि ये भारत वर्षों तक जाति व्यवस्था में बंटा रहा। ये छोटी जाति का है, ये बड़ी जाति का है, ये उच्च जाति का है। और इस जाति व्यवस्था ने ही भारत के आज़ादी के बाद भी आज भी पिछले 15-20 सालों से ठीक है कि गाँवों में कर्म पर लोग ध्यान देना शुरू किया है ताकि देश तरक्की की गाड़ी पे चले। लेकिन ये जातियों में जकड़ा रहा तो देश आज भारत बहुत पिछड़ा हुआ, वरना ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसा भी बन सकता था।
उचित जीविका धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े हैं। 4 कौन से बताए? एक तो क्षत्रिय बताया नंबर 1, जिसका युद्ध करना है, और उसके बाद अंतिम 3 कार्य वैश्यों के लिए थे। अब वैसे आगे एक ब्राह्मण जो अपने आप को ऊंच मानते थे, पहला क्षत्रिय, दूसरा वैश्य जो पशुपालन वगैरह वगैरह करते थे, और ये शूद्र जिसको आप निम्न जाति का कहते हैं, इनको कहा गया कि हमारे तीनों वर्गों की सेवा करो। तो कहाँ का न्याय था ये? इन नियमों का पालन करवाने के ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियाँ अपनाई। एक जैसा हमने पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति और देवी व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को उपदेश देते थे व्यवस्था नियमों को राज्यों में अनुसरण। तीसरे, उन लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, यानी जैसा जन्म लेगा उसी प्रकार उसकी जाति हो जाएगी। उचित व सामाजिक कर्तव्य। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। एकलव्य नामक वनवासी निषाद, आपने देखा कि निम्न जाति के लोगों को ये वहाँ शिक्षा भी नहीं देते थे। और गुरु द्रोण का आप एक किस्सा सुन सकते हैं कि एक बार उस हिरण के मुंह के अंदर इस प्रकार बाण सजाए गए, या तो धनुर्धारी उस वक्त एक अर्जुन था, और वो अर्जुन से भी बड़ा निकला। तो गुरु द्रोण और अर्जुन जब निकले कि ये किसने किया है, तो एकलव्य के पास गए और उसने अपना गुरु मानकर प्रणाम किया, क्योंकि उससे पहले गुरु द्रोण उसे शिक्षा देने से मना कर चुके थे। और गुरु तभी चेला माना कि आप एक अंगूठा मुझे देंगे, और अंगूठा कटने के बाद आप जानते हैं कि एकलव्य की जो निशानी थी, निशाना था, वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन को ही माना गया। अक्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंश उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी। मौर्य वंश जिसका विशाल साम्राज्य शासन किया। शक, मध्य ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अन्य मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदानम, सुदर्शन सरोवर जीर्णोद्धार। एक और दिलचस्प बात, सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के द्रव्य का हनन करने वाला बताया। उसने यह भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से स्तंभ स्थापित हुए। जैसा आप उदाहरण में देख सकते हैं, जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बंधुता एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सातवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए, यानी कि वो ब्राह्मण बताते थे जबकि राजा क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्वर्ण व्यवस्था को मर्यादा बनाने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों में विवाह संबंध स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था के बाहर थे। जैसा हमने देखा, अंतर विभाग पत्ति का पालन करते थे, न कि भू प्रणाली का, जो कि ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित थे। जाति और सामाजिक गतिशीलता। समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति को भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत के वर्णों की जाति भी निम्न आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे, वहाँ जातियों की निश्चित संख्या भी थी। वर्ण तो अभी भी मानते हैं कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई 4 मोटे तौर पर माना जाता है, लेकिन जातियों की आज भी हम गणना करें तो ये लाखों की संख्या में है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। रेस्ट ऑफ कल पढ़ें।